अच्छा जी स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ग्रुप 17 स्टार्ट किया हुआ था, हेलोजेन्स। और ग्रुप 17 में जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी मैं साइट पर आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इन हेलोजेन्स डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ये हम कल कर चुके हैं। फिर बेटा हमने ये देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इन हेलोजेंस, के हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास है, और वो हमने कहा था फ्लोरीन के पास है, क्योंकि उसका जो साइज स्मॉल है एटम का और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वुड बी मोर, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तीसरा बेटा जो हमने ट्रेंड पढ़ा था वो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई थी, क्योंकि फ्लोरीन क्योंकि सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हाइड्रोजन से बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन करेगा, और आयोडीन बहुत पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देगा हाइड्रोजन के साथ। फिर हमने बेटा उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस की थी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, के हाइड्रोजन हेलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है। अच्छा मालिक, ये जो आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन है बेटा वो आप मुझसे क्लास के बाद पूछोगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाएं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड के बाद हमने कल की क्लास में और क्या डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइड आइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलाइड आइन, कि हेलाइड आइन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। उसमें एक टेस्ट तो सिल्वर नाइट्रेट वाला आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए थे, लेकिन हमने उसके फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट किए थे विद एक्वस अमोनिया और विद कंसंट्रेटेड अमोनिया, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया और कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो ये बेटा कल की क्लास में हुआ था। आज जो हम करने जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये लेसन भी खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ग्रुप 17, और आज की जितने भी हम रिएक्शन, आज बेसिकली हमने ज्यादा रिएक्शंस पढ़ने और सारे रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जाने वाले रिएक्शंस हैं। तो अब बेटा मैं हेडिंग देने जा रहा हूं अब कि रिएक्शन ऑफ हेलाइड आइन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हेलाइड आइंस के रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेटा यहाँ पर इन रिएक्शंस को करने से पहले आपको दो चीजें मैंने बतानी है। देखिए, एक है हेलोजेंस, एक तो है हेलोजेंस। हेलोजेंस के बारे में तो हम कल पढ़ चुके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमने ये कहा था कि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम हो रही है जी। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वो हमने क्या कहा था कल, डिक्रीज हो रही है इन हेलोजेंस के अंदर, राइट। लेकिन बेटा आज जो हमने एक और ट्रेंड पहले सीखना है इससे पहले, वो है हेलाइड्स। हेलाइड्स और हेलोजेंस में फर्क है। हेलाइड्स क्या होंगे, F-1, Cl-1, Br-1 और आयोडाइड -1, ये बेटा आपके पास हेलाइड्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ये मेरी पेंसिल जो है ना ये लिखना काम, वेट अ मिनट, एक मिनट वेट करें बेटा, ये मेरी पेंसिल ने काम करना छोड़ दिया। वेट, मैं चेक कर लूं क्या मसला आ रहा है इसमें। अच्छा बेटा, ये है आपके पास आयोडाइड I-1। अभी जो मैंने आपको ट्रेंड बताना है ना, यहाँ जो हेलोजेंस में ट्रेंड था वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ना, क्योंकि ये न्यूट्रल थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब इसे खुद सोचें कि हेलाइड्स हैं,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुके हैं, फर्दर तो गेन नहीं कर सकते ना। अब इनके पास क्या ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। हेलाइड्स अब हेलोजेंस में जा सकते हैं, ठीक है। हेलाइड्स अब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं रिड्यूसिंग एबिलिटी। रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड हमने सीखना है। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं बेटा विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हेलाइड्स में से अब हमने ये ट्रेंड देखना है कि इनमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक बड़ी कॉमन सी चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्लोराइड जो है ना उसका साइज स्मॉल है, क्लोराइड का साइज थोड़ा बिगर है, ब्रोमाइड का साइज थोड़ा और बिगर होगा, और आयोडाइड का साइज इन सब में से ज्यादा बिगर है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं ना। अब बताएं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी? डेफिनेटली फ्लोराइड। जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है वो तो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है ना, क्योंकि साइज स्मॉल है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है। जबकि आयोडाइड जो है ना बेटा, आयोडाइड ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा और डिस्टेंस भी ज्यादा है फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि इन चारों में से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए आयोडाइड। आयोडाइड कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। रीजन आप ये बताएंगे कि सर आयोडाइड का एक तो साइज बिगर है, जब साइज बिगर होगा ना तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, दरमियान में शेल्स आ रहे हैं, 4 शेल्स हैं, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा, डिस्टेंस भी ज्यादा, ये दोनों फैक्टर्स न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कम कर रहे हैं बेटा। तो अगर मैं ये लिखूं यहां पर कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को दे देंगे, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। रीजन ये होगी कि मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब बेटा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं ना तो अट्रैक्शन कम होती है, मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए दो फैक्टर्स कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा है, तो देयरफॉर आयोडाइड कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। तो अगर बेटा इसका ट्रेंड मैं आपको बताऊं रिड्यूसिंग एजेंट्स का, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में सबसे जो अच्छा एजेंट है दैट इज आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। दिस इज द गुड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करना। रिड्यूसिंग एजेंट मीन इलेक्ट्रॉन लूज करना, और रीजन मैं बता चुका हूं कि बिगर आयोनिक साइज, मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन कम हो रही है, तो आयोडाइड अपना इलेक्ट्रॉन रेडीली लूज करेगा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब बेटा आ जाए हमने जो आज पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ हेलाइड आयन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें बेटा हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड। अच्छा बेसिकली हम फॉर्मेशन ऑफ HCl करने जा रहे हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लैब में HCl कैसे बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड आप ले लें बेटा, सॉलिड सोडियम क्लोराइड ये ले बेटा। जो बच्चे लेट आए हैं वो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग बाद में लाजमी देखेंगे, जो मैंने आपको हेलाइड्स का ट्रेंड बताया है। सिर्फ अभी इन शॉर्ट ये सुन लें कि हेलाइड्स जो हैं वो डाउन द ग्रुप, हेलाइड्स कहते हैं जब हेलोजेंस के ऊपर -1 चार्ज हो, उसको बोलते हैं हेलाइड। और हम रिड्यूसिंग एबिलिटी का ट्रेंड पढ़ रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? तो मैंने कहा है कि आयोडाइड आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि आयोडाइड
का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से भी दूर है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, तो ये दोनों फैक्टर आयोडाइड को एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। अच्छा बेटा देखें, हमने जो आज पहला रिएक्शन करना है वो मेन हेडिंग तो है रिएक्शन ऑफ हेलाइड आयन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हेलाइड आयन में हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड बेटा, ये जो टेबल सॉल्ट होता है ना, खाने का नमक, ये सॉलिड क्रिस्टल आप लेंगे और इसके ऊपर आप ड्रिपिंग करेंगे। ड्रिपिंग का मतलब है कि ड्रॉप वाइज आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से ऐड करेंगे, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में जी, एक्वस नहीं लिक्विड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये, इसमें वाटर बिल्कुल नहीं डाला हुआ। अब बेटा क्या होगा सुनिएगा, ये जो मेटल है ना सोडियम, ये सल्फ्यूरिक एसिड के एक H को रिप्लेस कर देगा, NaHSO4, ये H2SO4 ऐसे है ना बेटा, देखें HHSO4, तो NaHSO4 बेटा क्या चीज बच गई है, अब एक H को रिप्लेस किया है, तो ये HCl जो बचा है ना, ये बेटा HCl यहां पर बनेगा, HCl, ठीक है, HCl बन जाएगा, और आपको नीचे स्टेट सिंबल्स में डाल देता हूं। ये बेटा देखिए सॉल्ट है, ये सॉलिड स्टेट में बनेगा, वाटर का आपको कहीं पर यहाँ नाम नजर नहीं आ रहा, तो HCl गैसियस फॉर्म में HCl गैस बनेगी। और HCl बेटा जब भी बनती है ना किसी रिएक्शन में, तो इसके आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये टॉक्सिक गैस है। याद रखिएगा, जिस रिएक्शन में टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, जैसे कि HCl इज अ टॉक्सिक गैस, उन रिएक्शंस को आप लेबोरेटरी में तो करेंगे तो सही, लेकिन फ्यूम कप बोर्ड में करेंगे। फ्यूम कप बोर्ड में बेटा इसलिए करते हैं ताकि आप जो है ना, ये जो गैस बन रही है ये आप ना इनहेल कर सकें, ठीक है। तो फ्यूम कप बोर्ड के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है जिसमें टॉक्सिक गैसेस बनती हैं। अच्छा, आपके ज़हन में भी ये आ रहा होगा कि जी हमने यहाँ पर सर ने दोनों H2 को क्यों रिप्लेस नहीं किया। बेटा असल में तो रिएक्शन ये होता है, लेकिन वो अलाउ करता है, अगर बच्चा इस तरह करे ना, NaCl प्लस H2SO4, ये सॉलिड स्टेट सिंबल्स लाजमी डालने। अगर आप 2 मोल NaCl लेकर दोनों H2 को रिप्लेस कर देते तो ठीक है बेटा, इस तरह भी वो अलाउ कर देता है, Na2SO4 सॉलिड एंड 2HCl, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप पहला वाला रिएक्शन लिखें तो ये ज्यादा अच्छा है, जिसमें प्योर H2SO4 है और वो अपना एक हाइड्रोजन आइन देगा। जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, एक H आइन वो सोडियम मेटल से रिप्लेस करेगा, और एक H जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा। ये बेटा आपके पास HCl बना है, ठीक है जी। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया ना, बन गया, और HCl बनाने के लिए आपने यूज क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज हुआ ही हुआ, NaCl यूज हुआ बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड यूज हुआ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने HBr बनाना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो आपके जहन में फौरन आएगा तो इसमें क्या मसला है, हमें NaBr यूज कर लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं है बेटा, अगर मैं HBr बनाना चाहता हूं तो मैं ये रिएक्शन नहीं कर सकता, दिस रिएक्शन विल नॉट वर्क। क्यों नहीं करेगा, अभी आपको उसकी रीजन समझ आ जाएगी। तो अब मैं आपको पहले ये आप लिख लें कि we cannot use the same reaction to prepare the sample of HBr or HI। मैं ये नोट लिख देता हूं बेटा, ये नोट लिखिएगा लाजमी कि we cannot use the same reaction। ये बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एग्जाम में लाजमी आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुने। We cannot use the same reaction to prepare samples of pure HBr और HI। देखिए यहां तो प्योर HCl बना है ना, एक चीज सॉलिड वो तो नीचे बैठ गई और HCl गैस प्योर आपके पास आ गई है। लेकिन अगर आप इसी तरह का प्योर HBr या HI चाहते हैं तो ये रिएक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी उसकी डिटेल ही हमने आज करनी है। अब बेटा आज आगे, अब पहले मैं आपको थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता दूं। हेलाइड्स आयन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया ना कि हेलाइड आयन की नेचर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की क्या नेचर है वो सुन लें। ये पहले एक एक्स्ट्रा चीज है, ये आप सुनेंगे तो फिर आपको आगे रिएक्शन समझ आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। जरा देखिए सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन 2 माइनस है तो 8 माइनस, राइट। हाइड्रोजन 1 प्लस होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 प्लस। तो सल्फर पर क्या चार्ज होगा बेटा? ये -8 और +2 को सॉल्व करें ना, -6, तो सल्फर +6 होगा। सल्फर क्या है? +6 है। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है? +6। मैंने लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैं 3 चीजें नीचे लिखने जा रहा हूं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, या सल्फ्यूरिक एसिड कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड 8 इलेक्ट्रॉन्स भी गेन कर सकता है। अब आपने ये सारी एग्जांपल्स याद रखनी है, बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, तो आपको आगे 3 रिएक्शंस विद इन सेकेंड्स समझ आ जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले ये आप याद रखें। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और इसमें कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है? सल्फर। सल्फर, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे ना, तो पता है क्या बनता है? SO2। क्या बनता है जी? SO2 बनता है। कैसे? ये देखें, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होता है ना, 2 ऑक्सीजन पर कितना होगा? 4 माइनस, तो सल्फर पर कितना है? 4 प्लस। तो ये देखें बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 से 4 प्लस में जा रहा है, 6 प्लस से 4 प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना। इसी तरीके से अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है बेटा, इस तरह S एटॉमिक फॉर्म में आ गया। आपको पता है जब भी कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और इसी तरीके से बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर जिसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर क्या चार्ज आता है? 2 माइनस। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए थे, अब 8 गेन कर रहा है, तो ये जब 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H2S गैस बनाता है। तो आपको बेटा ये 3 चीजें याद करनी है पहले, फिर आपको आगे रिएक्शन समझ आएंगे। देखिए ना, ये आपके पास H2S में हाइड्रोजन 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस, तो सल्फाइड 2 माइनस। अब जरा देखिए सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जरा कैलकुलेशन करें ना। सल्फर +6 था, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लूज हुए थे, और H2S में सल्फर 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? 8। कि +6 से उल्टा चले ना, +5 +4 +3 +2 +1 0 +1 और +2, 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तब 2 माइनस में गया, ठीक है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 6। और +6 से +4 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। तो बेटा ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आगे चलता हूं। अभी तक मैंने क्या बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा अब ये बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्शन करेगा? डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट से करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो फिर कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए ना जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो डेफिनेटली बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या चीज बेटा इसमें दोबारा एक्सप्लेन करूं अब्बास, मुझे इसको जरा बताओ। आपने लेट तो नहीं ज्वाइन किया अब्बास? मुझे इसमें बताओ क्या चीज मैं इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। शाबाश। अच्छा सारा चले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा देखें, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं इसको सारे को रब कर रहा हूँ, ठीक है। एक दफा दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आपने अंडरस्टैंड ना की ना तो आगे रिएक्शन नहीं समझ आएंगे आपको। पहली चीज बेटा मैंने ये बताई कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत
अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में कौन करता है? सल्फर। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीजन 2- होता है, तो 4 ऑक्सीजन 8-, हाइड्रोजन 1+ होता है, 2 हाइड्रोजन पर 2+, तो सल्फर पर क्या होगा? 6+, तभी ये चार्जेस कैंसिल आउट होंगे। अब ये जो सल्फर है ना बेटा, इस सल्फर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ये सल्फर या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या ये सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या ये सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। 3 ऑप्शन होते हैं इसके पास, डिपेंड करता है इसको सामने वाला कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को सामने से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, तो सल्फर SO2 में जाएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को सामने से 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये सल्फर सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर सल्फर को सामने से 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये H2S में जाएगा। कैसे? आप इनकी चार्जेस चेक कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पर 4-, तो सल्फर पर 4+। तो आप डिफरेंस बेटा देखिएगा अभी, +6 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 2 ना। +6 से +4 का मतलब है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर ने। अब यहां देखें दूसरे केस में सल्फर जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो 0 चार्ज है, तो +6 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और H2S में देखें, हाइड्रोजन 1+ है, ये 2+ हो जाएगा, तो सल्फर इज 2-। तो ये +6 है ना बेटा, ये +6 से 2- में जा रहा है, तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा? 8। पहले 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 में जाएगा, फिर 2 और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जी अब बात बताओ, ये बात समझ आई है? क्या बात, जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा बेटा, अब ये देखें, ये कोई आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये आपको रिएक्शन को भी आसान बनाएगा। अब आते हैं जी हम रिएक्शन के ऊपर। मैंने आपसे ये कहा है कि आप इन फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो अभी जो मैंने आपके सामने किया ना, NaCl और H2SO4 और NaHSO4 और HCl बना, लेकिन मैंने नीचे नोट लिखवाया कि वी कैन नॉट यूज द सेम रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI। तो चलिए देखते हैं क्यों हम HBr सेम मेथड से नहीं बना सकते। बेटा अगर मैं HBr बनाऊं तो मुझे यहाँ क्या लेना होगा? NaCl के बजाय NaBr। तो जरा देखते हैं ये अब क्या होगा। ये देखें, ऊपर आप हेडिंग दे दें, रिएक्शन ऑफ bromide ion with concentrated sulfuric acid। तो Na ब्रोमाइड आयन में लेता हूं NaBr सॉलिड क्रिस्टल में, और साथ में लेता हूं H2O4 लिक्विड। अब देखिए क्या होगा, ये Na जो है ना, इस एक H को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आपके पास बनेगा NaHSO4 सॉलिड, और ये देखिए H2SO4 ऐसे था, ये जो एक H है और ये Br बनेगा HBr। बेटा ये इतना जो है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आप कहेंगे जी HBr बन तो गया, आप तो कह रहे थे कि ये नहीं बनेगा, तो बेटा अभी देखें ना आगे क्या होता है। आपको मैंने अभी एक ट्रेंड भी करवाया था बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में एक ट्रेंड बताया था। मैं ऊपर दोबारा आपको ले चलता हूं। बताएं इसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बेटा ब्रोमाइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये कह सकते हैं कि आयोडाइड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका साइज बहुत बिगर है। ब्रोमाइड के बारे में आप कह सकते हैं कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट को RA से। और क्लोराइड इज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्लोराइड का साइज स्मॉल है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। लेकिन ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा आप यहां सोचें कि इस रिएक्शन में HBr बना है। जैसे ही HBr बनेगा ना, जैसे ही HBr बनेगा, तो आपने ये देखना है कि ये Br तो -1 है,
और क्या इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है? बिल्कुल है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा इस उसमें रहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं उसको रिसीव करूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और यहां पर एक इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी मिल गया, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आप कहेंगे सर यहां तो HBr के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा? तो याद है बेटा कल की क्लास में आपको एक हाइड्रोजन हेलाइड का ट्रेंड भी करवाया गया था। हाइड्रोजन हेलाइड का ट्रेंड, थर्मल स्टेबिलिटी, HCl, HBr, बताएं कौन आसानी से टूट जाएगा इसमें? HCl आसानी से टूटेगा या HBr? तो डेफिनेटली HBr बेटा इसमें आसानी से टूटेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। तो इसलिए बेटा अब याद रखिएगा कि ये जो आपको एक यहाँ पर HBr मिला है, दिस इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें ब्रोमाइड इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट और सल्फ्यूरिक एसिड इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन्होंने आपस में रिएक्शन कर देना है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये देखिए HBr गैस और H2SO4 जो भी रिएक्टेंट था, अनरिएक्टेड होगा ना बेटा, कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट तो होगा अभी, तो वो आप इसमें अब रिएक्शन करेंगे। देखिए अब HBr में ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं, ब्रोमाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो बताएं जब ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में जाएगा बेटा? ब्रोमीन में जाएगा ना। ये रिएक्शन इसका होगा। ब्रोमाइड ने ये काम करना है, इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? लूज करने हैं बेटा। तो अब ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने के बाद ये ब्रोमाइड किस में जाएगा? Br2। ये बेटा आपके पास ब्राउन वेपर्स बनेंगे, रेडिश ब्राउन गैस, रेड ब्राउन गैस आपको मिलेगी। फौरन इसको बैलेंसिंग ना कर दे बेटा, यहां पर 2HBr करते हैं बेटा। एक ब्रोमाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जी? एक ब्रोमाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरा ब्रोमाइड होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 2HBr की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। 2HBr का मतलब है कि ईच ब्रोमाइड इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अब आपको ये चार्ट बड़ा काम देगा। सल्फ्यूरिक एसिड को जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखें सल्फ्यूरिक एसिड को अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? SO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये आपको यहां से याद रखना है कि क्योंकि अच्छा ये 2 कहां से आया? फिर सुन लें, मुझे ये कैसे पता चले जी 2 आएगा? ये मैं सारा फिर से कर रहा हूं। ये ले बेटा, हुआ ये कि आपको ये पता है कि ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जाएगा? ब्रोमीन में। ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2। तो यहां से आपको पता चला 2 ब्रोमीन है तो आपने पीछे 2 लगा दिया। अब आपको पता है कि ईच ब्रोमाइड इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 2 ब्रोमाइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो सल्फर, जो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर है, ये +6 में था ना, तो उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये +4 में चला जाएगा। किस में? +4 में। तो +4 वाला सल्फर क्या होता है जी? SO2। ये देखें SO2 बनेगा आपके पास। तो साथ में मैं लिखूंगा SO2 गैस। ये तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। और साथ में क्या बनेगा बेटा? आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन बच गए हैं और ऑक्सीजन बच गए। कितने हाइड्रोजन बच गए और कितने ऑक्सीजन? 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं आपके पास और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ठीक है, तो साथ में वाटर बनेगा 2H2O। ठीक है बेटा, वाटर। अब आप ये रिएक्शन बेटा याद कर लें बस। ये अब आपको रीजन यहां बेटा मैं बताता हूं ना कि क्यों HBr नहीं बना भाई, क्यों HBr नहीं बना गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए HBr बना था, लेकिन जो HBr बना था वो HBr आगे फर्दर यूज हो गया क्योंकि HBr इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप इसमें रिएक्शन कर देंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस रिएक्शन की? ऑब्जर्वेशन में बेटा आप लिखेंगे कि यहां पर रेड ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड, रेड ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। बाज बच्चे के समझ रहे होंगे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि रेड ब्राउन गैस, अगर वो कहता है ना एग्जामिनर कि जी आपने सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया तो रेड ब्राउन गैस बनी,
तो बात बच्चे ये समझ रहे होंगे बस ये HBr जो बन रहा है इस वजह से बन रही है, नहीं भाई, HBr इज कलरलेस। असल में ये जो HBr है ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके किस में जा रहा है, ब्रोमीन में जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में और वाटर में, इसलिए आपके पास रेड ब्राउन गैस बन रही है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या आप अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो मुझे मैसेज करें, मैं इसको दोबारा बता देता हूं। लेकिन अभी आयोडीन के साथ दोबारा रिपीट होगा ये रिएक्शन। तो ये बेटा काम करता है कि ब्रोमाइड क्या करता है, जो ये जो ब्रोमाइड आपके पास है ये सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू ब्रोमीन। ठीक है बेटा, HBr एक्सेस H2SO4 एक्सेस में नहीं है बेटा, नहीं होता ये, आप ये मत समझें कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहले रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट रिएक्शन जो है। जैसे ही रिएक्शन होगा NaBr और H2SO4 का, तो क्या इनिशियली HBr बनेगा या नहीं बनेगा? तो जितना HBr बनता जाएगा वो H2SO4 से रिएक्शन करेगा। जैसे ही HBr बनेगा ना, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड HBr बनना शुरू हो गया, तो जैसे ही HBr बनेगा तो वो H2SO4 से रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और मे भी फिर आपका H2SO4 NaBr से उतना रिएक्शन ना करे जितना HBr से कर रहा है। तो ये मत समझो कि पहले NaHSO4 और HBr आराम से बनेंगे और फिर जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा फिर जो H2SO4 बचा होगा उसके साथ रिएक्शन होगा। नो, HBr बनता जाएगा और H2SO4 को भी साथ में कंज्यूम करता जाएगा। अब H2SO4 दो जगह यूज हो रहा होगा, NaBr के साथ भी यूज हो रहा है लेकिन साथ साथ HBr के साथ भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें आपके पास ये मत समझो कि सारे का सारा HBr खत्म हो गया, नहीं, कुछ HBr बनेगा, लेकिन ये HBr प्योर तो नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि HBr के साथ ब्रोमीन भी बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसलिए नोट में लिखवाया था कि प्योर HBr नहीं बनेगा आपके पास, मिक्सचर ऑफ गैसेस बन रही। अच्छा बेटा, अब आते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर HI, हम हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों नहीं बना सकते जी? हम हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों नहीं बना सकते? HBr की तो समझ आ गई ना क्यों नहीं बना सकते। अच्छा, HCl क्यों बना सकते हैं, पहले इस पे आ जाए। क्यों HCl हम इससे बना सकते हैं? रीजन इज, ये देखें यहां पर जो HCl बना था, ये HCl जो बेटा बना था, जिस तरह HBr, इनका आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा। यहां लिखे ना H2SO4 प्लस HCl, नो रिएक्शन। रीजन पता क्या है बेटा? वो पूछता है रीजन, नॉट गुड reducing agent, क्लोराइड इज नॉट अ गुड reducing एजेंट बेटा। क्लोराइड, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ मैंने यहां पर, क्लोराइड इज पुअर reducing एजेंट, क्योंकि क्लोराइड का साइज स्मॉल है ना, तो जब साइज स्मॉल है बेटा तो क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। तो इसलिए, या आप इसको रिवर्स आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एनफ, नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो ऑक्सीडाइज कर सके क्लोराइड को। सल्फ्यूरिक एसिड में इतनी पावर नहीं है कि वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। ठीक है, इसलिए बेटा जो HCl है यहां जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि HCl के अंदर जो क्लोराइड है दैट इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। या रिवर्स आर्गुमेंट के तौर पर, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सके। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि हो रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ, ये बड़ा बड़ा डिटेल में होगा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आइन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरी बात फिर सुनिएगा, ये जो ट्रेंड मैंने आपको बेटा करवाया था, मैं ऊपर आपको दोबारा लेकर आ रहा हूं। इस ट्रेंड में सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? तो आप चेक कर सकते हैं, क्लोराइड तो पुअर है ना, क्लोराइड पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा HCl का। ब्रोमाइड के साथ मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और Br2 बना रहा है। आयोडाइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब देखें, आयोडाइड बेटा इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात बड़े ध्यान से सुने, आयोडाइड इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है
कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में भी भेजेगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर में भी भेजेगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को H2S में भी भेजेगा, मिक्सचर बनेगा। क्योंकि आयोडाइड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जरा रिएक्शन देखते हैं जी इसका। आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीट क्या करेगा और उसको रिड्यूस करेगा सल्फ्यूरिक एसिड को। रिएक्शन पर आते हैं। NaI सोडियम आयोडाइड सॉलिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड। देखें ये क्या होगा, वही रिएक्शन, Na इस H को रिप्लेस करेगा, एक H को, तो NaHSO4 ये सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि वाटर तो है नहीं तो ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। अगर वाटर होता तो मैं एक्वस लिख देता ना बेटा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो खुद मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, प्योर वाटर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सॉलिड लिखूंगा। और साथ में क्या बनेगा, HI। बड़ा कल क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन हेलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन आयोडाइड थर्मली लीस्ट स्टेबल है, फौरन डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, I2 में, फौरन डिकम्पोज हो जाएगा I2 में। अब बेटा ये जो HI बना है ना, जैसे ही HI बनेगा, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखें, सल्फ्यूरिक एसिड जो +6 में सल्फर है, आयोडाइड -1, आयोडाइड इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता जाएगा। तो ये काम अब होगा, इनका फर्दर रिएक्शन होगा नीचे, हाइड्रोजन आयोडाइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का आगे फर्दर रिएक्शन होंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा है, ये बात फिर सुन लें, कि इस दफा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्योंकि बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में भेजेगा, सल्फर में भी भेजेगा, H2S में भी भेजेगा, तीनों गैसेस में कन्वर्ट, तीनों प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे, ये देखें। अब बेटा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन, HI प्लस H2SO4। याद रखिएगा, ये नीचे मैं लिख रहा हूं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O.A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, किसने, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर ने, जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, किसने, आयोडाइड ने, जो -1 में है। आयोडाइड का बिग आयोनिक साइज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप बेटा खुद सोचें, आयोडाइड जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में जाएगा, आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करने, आयोडीन में जाएगा ना। ये रिएक्शन देखें, अगर आप इस तरह सोचें, आयोडाइड है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो I2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आयोडीन बनेगा इधर, आयोडीन, और 2HI होगा बेटा, क्योंकि I2 बन रहा है ना, तो 2HI। अब यहां पर साथ साथ मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी बताता हूं बेटा, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये, कि आयोडीन के वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आयोडीन के वेपर्स। और कल आपको बताया था, कल की क्लास में, आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल वेपर्स ड्यू टू द आयोडीन। अगर आयोडीन वाटर में डिसॉल्व होता ना, वाटर में, तो ब्राउन सोल्यूशन, लेकिन आयोडीन के वेपर्स बन रहे हैं तो पर्पल वेपर्स। अब बेटा आप जरा खुद सोचें कि 2HI यूज किया, अगर 2HI, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूज कितने हो रहे हैं, ईच आयोडाइड इज लूजिंग 1। 2 आयोडाइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना। आयोडाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जरा सोचेंगे इस पर। एक आयोडाइड जो है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा आयोडाइड दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जी, और ये I2 बना देंगे, ये I2 बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। 2HI का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर गेन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखें बेटा। ये ऊपर मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको रिएक्शन को याद करने में आसानी हो। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो आपको ये कॉफिशिएंट बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो कॉफिशिएंट्स है ना, अगर 2HI है तो समझ लें कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो आपको फिर प्रोडक्ट फौरन पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसने +6 से +4 में जाना है, तो SO2 बनेगा, राइट। और साथ में बेटा अब देखें जो चीजें बच गई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया है, तो ये वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है जिस तरह HBr का हुआ था। देख रहे, कोई फर्क नहीं है, वहां ब्रोमीन बना था, SO2 और वाटर, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन थे। यहां क्या फर्क है कि यहाँ आयोडीन बन रहा है, पर्पल वेपर्स बन रहे हैं साथ SO2 और वाटर। ठीक है बेटा। अच्छा, और भी रिएक्शन होगा, अभी और भी रिएक्शन होगा। एंड और क्या रिएक्शन होगा? ये तो एक हुआ ना, मैंने कहा कि आयोडाइड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब और रिएक्शन ये होगा दूसरा, कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये सल्फ्यूरिक, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को भेजेगा SO2 में। हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में भेजेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर में भी भेजेगा। किस में भेजेगा? सल्फर में। क्योंकि देखें, आपको ये प्रोडक्ट्स बेटा याद कर ले, मैं बार बार ऊपर इसलिए आ रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो SO2 बनता है, S बनता है और H2S बनता है। ये तीन प्रोडक्ट याद रखिएगा, SO2, S और H2S। अब मैं S बनाता हूं, S भी बनेगा जी। ये देखें बेटा, ये बनेगा इधर, ये S बन रहा है जी इधर। अभी बाकी मैं लिखूंगा इधर प्रोडक्ट बेटा, वो आप फिक्र ना करें, लेकिन आपको ये चीजें नोट करनी है। ये सल्फ्यूरिक एसिड से जब सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉफिशिएंट को भी रट्टा ना मारना पड़े। सल्फ्यूरिक एसिड से जब सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए थे? ये +6 था, ये +4 था, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना। तो इट मींस यू आर यूजिंग 2 HI। आप कितने HI यूज करेंगे? 2। अब देखें, सल्फ्यूरिक एसिड +6 से 0 सल्फर में जा रहा है। सल्फर सॉलिड है, सल्फर का कलर होता है येलो, सल्फर येलो कलर का सॉलिड होता है। तो अब देखिए बेटा, सल्फर +6 से 0 में जा रहा है, से 0 में जा रहा है। तो अब आपको ये गेस करना होगा, आप जरा खुद भी गेस करें कि मुझे कितने मोल HI लेने होंगे, कितने मोल HI मुझे लेने होंगे। क्योंकि सल्फर इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको 6 HI यूज करने हैं, क्योंकि ईच हाइड्रोजन आयोडाइड इज लूजिंग 1। तो बेटा ये 6 HI। अब आपको पता है 6 आयोडाइड हैं, तो 3I2 बनेंगे जी, 3I2। ठीक है। और I2 बेटा वेपर्स की फॉर्म में ही होंगे। I2 क्या होंगे? वेपर्स की फॉर्म में होंगे। तो 3I2 पर्पल वेपर्स। हर एक के नीचे ऑब्जर्वेशन आपको बेटा याद होनी है। और साथ में वाटर बनेगा बेटा, वाटर। हाइड्रोजन काउंट करें ना, टोटल कितने हैं जी? 6 H ये हैं और 2 H ये हैं, तो कितने वाटर बन जाएंगे? 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O। ये जी। पर मैं भी यहां तक रुक रहा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर मसला आ रहा है, देखें, ये कॉफिशिएंट याद करना बड़ा आसान है, इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैं याद करने का तरीका भी बताता हूं। अभी बस तीसरा रिएक्शन रह गया, वो मैं भी आपको नहीं कराता, पहले इन दोनों को बताता हूं कि आपने कैसे याद करना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको यह होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन आयोडाइड 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। अगर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। अगर 6 हाइड्रोजन आयोडाइड है तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। दूसरी बात आपको ये याद करनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है ना, +6, वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फर है बेटा, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो SO2 बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सल्फर बनेगा, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2S बनेगा। ठीक है, ये याद करना है। अब देखें, अगर HI और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, अगर SO2 बन रहा है, SO2, तो आपको फौरन गेस कर लेना है, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड से SO2 बन रहा है, +6 से +4 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इट मींस हमने 2 HI यूज किए। सल्फ्यूरिक एसिड से अगर सल्फर बन रहा है, सल्फर सॉलिड येलो कलर का, तो आपको पता चल जाएगा +6 से 0 में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इट मींस हमने 6 HI यूज किए। बाकी तो प्रोडक्ट्स आर कॉमन, आयोडीन पर्पल वेपर्स दोनों में बन रहा है, वाटर लिक्विड दोनों में बन रहा है। तीसरा रिएक्शन बेटा, लास्ट रिएक्शन है इसका। एंड देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में भेजेगा, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर में भेजेगा, और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड
को H2S में भेजेगा, H2S। तो ये आपके पास आ रहा है बेटा 8HI प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स। अब देखिए मैं जो जो ये प्रोडक्ट है ना सल्फर वाले, ये इनको मैं इकट्ठा एक ही लाइन में लिख रहा हूं। यहां बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, रॉटन एक्स स्मेल। आप सबको पता है H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 8-, ठीक है, सॉरी 2-, और ये +1 और ये +2, इस तरह है ना बेटा। तो अब ये 2- है, सल्फर +6 है, तो ये +6 से 2- में जा रहा है जी। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बोले, ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बेटा, 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और यहां पर आप बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन नीचे लिख देंगे, रॉटन एक्स स्मेल, ये इसकी स्मेल है, रॉटन एग स्मेल। अच्छा बाकी बेटा कॉमन है आयोडीन, और वो बनेगा ही बनेगा। अब आयोडीन इस दफा कितने बनेंगे भाई, 8HI है ना, 8 आयोडाइड है, तो 4I2 बनाना तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना I2, और वो 8 हो जाएंगे, तो 4I2 गैस, क्योंकि बेटा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये कंडेंस हो जाएगा, इसकी सब्लिमेशन हो जाएगी और आयोडीन वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा, पर्पल वेपर्स। अच्छा ये जरा देखिएगा वाटर के केस में, वाटर कितना बनेगा। ये देखिए टोटल 8 इधर है और 2 इधर है, टोटल 10 हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें से 2 यूज हो चुके हैं, तो पीछे 8 हाइड्रोजन बचे ना, तो 4H2O, 4H2O लिक्विड। अब बेटा ऑब्जर्वेशंस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जर्वेशंस मैं नीचे लिख देता हूं, मैंने वैसे साथ साथ भी लिखी हैं। जब ये रिएक्शन होगा ना हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी सोडियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, आपको तो देखने में लग रहा था ये बनेगा, लेकिन जैसे ही HI बनेगा, ये HI सल्फ्यूरिक एसिड को के साथ रिएक्ट करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। अब जरा ऑब्जर्वेशन बेटा एक मिनट देख लें, मैं पहले सारी ऑब्जर्वेशन दोबारा लिख देता हूं। पहली ऑब्जर्वेशन, सल्फर इज सीन एज अ येलो सॉलिड, फिर बेटा अब इसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा बेशक उसके बाद, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S has a strong rotten X smell, और तीसरी ऑब्जर्वेशन, आयोडीन is produced as a violet vapor। बेटा ये आप इसकी बेशक एक पिक्चर ले लें, मैं इसको स्क्रीन को इस तरह करता हूं, एक मिनट, ये ले बेटा, ये लाजमी बेटा इसकी पिक्चर लें। ये समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसके लिए, जो ग्रुप 17 में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यहां से लाजमी आएगा, एमसीक्यूज यहां से लाजमी आएंगे। ऑब्जर्वेशन बेटा देखिए इनमें कॉमन चीज क्या है, तीनों में आयोडीन बन रहा है जी, तीनों में वाटर बन रहा है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड जो रिड्यूस हो रहा है ना, SO2 में रिड्यूस हो रहा है, सल्फर में रिड्यूस हो रहा है, H2S में जाके रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपको जो मैंने येलो कलर से राइट साइड पर मार्क भी किया है बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा। रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक बेटा, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन बेटा रह गया हमारा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपके ये नोट्स चेक करने हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, इसके नोट्स चेक होंगे। अच्छा अब भी मैं जो रिएक्शन करने जा रहा हूं बेटा, ये 2 रिएक्शंस बड़े आसान से, मुश्किल नहीं है, और ये भी वो रिएक्शंस हैं जो आपको मोल के क्वेश्चन में भी आते हैं। मोल में ये इक्वेशंस आपसे पूछता है एग्जामिनर, जब वो आपको कहेगा ना कि आप बताएं जी इसमें कितने मोल्स बन रहे हैं, और अगर ये 2 इक्वेशंस दी होंगी तो वो आपको नहीं बताएगा इक्वेशन, वो जो 2 इक्वेशन है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। तो अब आप हेडिंग दें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आज का बेटा जो हमने जितने भी रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी रिएक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको बेटा ये भी कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आप देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट होगा,
जो ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। देखिएगा भला कैसे। सिर्फ दो रिएक्शन है इसके बेटा, तो आप हेडिंग देंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड अल्कली 15 डिग्री सेल्सियस। रिएजेंट इसमें जो यूज हो रहा है ना बेटा, क्लोरीन यूज हो रहा है एंड कोल्ड डाइल्यूट अल्कली इसमें यूज हो रहा है, NaOH। कंडीशन क्या है इसमें? 15 डिग्री। ये याद रखना है बेटा, ये वो आपसे अलहदा से पूछता है, ठीक है। अब जरा रिएक्शन देखिएगा क्या होगा। क्लोरीन वैसे तो क्या होती है जी, गैस होती है ना, क्लोरीन इज अ गैस, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करके यूज करेंगे एक्वस। क्लोरीन को वाटर में डालेंगे, NaOH इज सॉलिड, आपको पता है आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस में चला जाएगा। रिएक्शन देखें जी क्या बनेगा इसका। NaCl बनेगा, NaClO बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अब मेरी बात सुने, जितने भी सोडियम वाले कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं 100%, तो उनके नीचे एक्वस लिख दिया करें, क्योंकि वाटर बन रहा है ना प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि NaClO और NaCl उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आता हूं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या मतलब है भाई? फिर बैलेंसिंग भी कर लेते हैं, बैलेंसिंग चले अभी कर लेते हैं। कितने सोडियम है? 2, तो बस यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखें जी डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब है। क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, राइट। अब जरा NaCl पर आ जाए, सोडियम 1+ होता है ना, तो क्लोरीन क्या होगा? 1-। अब देखें NaClO के ऊपर जरा चार्जेस देखते हैं। सोडियम का तो चार्ज फिक्स होता है ग्रुप 1 में +1। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन की बारी आ गई, इसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उसको माइनस का चार्ज देते हैं। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर साइन आएगा 2-। ऑक्सीजन बेटा 2- है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होती है ना, सिर्फ 2-3 केसेस के अलावा, OF2 और H2O2। तो अब बताएं Cl पर क्या चार्ज होगा भाई? आपने 2- को कट करना है, 2- को कैंसिल करना है, तो Cl इज 1+। देखिए ना, सोडियम का 1+, Cl का 1+, +2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे और NaClO एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो अब जरा बेटा ये देखें कि क्लोरीन 0 में था, 0 से किस में जा रहा है? -1 में। दिस इज द रिडक्शन ना, दिस इज रिडक्शन। ये क्या हो रही है जी? रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही क्लोरीन जो उसका दूसरा एटम है, उस क्लोरीन का जो दूसरा एटम है, वो किस में जा रहा है? 0 से +1, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसमें रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कि जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, ठीक है। अब मैं आपको इसकी आयोनिक इक्वेशन भी बनाना सिखा देता हूं। आयोनिक इक्वेशन, क्योंकि आयोनिक इक्वेशन भी वो पूछता है बेटा। अच्छा, क्लोरीन को जब वाटर में डालेंगे ना बेटा, हाउ टू राइट आयोनिक, पहले सीख लें बनेगी कैसे। क्लोरीन को वाटर में डालेंगे तो क्लोरीन रहेगा जी, एक्वस। पर जब NaOH को वाटर में डालेंगे ना, तो इसके आइंस बनेंगे 2Na+ एक्वस फॉर्म में और 2OH- एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एरो। NaCl को बेटा जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो इसके भी आइंस बनेंगे Na+ एक्वस, Cl- एक्वस। बेटा ये जो NaClO है ना, इसके भी आइंस बनेंगे, NaClO के भी आइन बनेंगे। कैसे? Na+ अलहदा हो जाएगा, Na+ अलहदा और ClO-1 अलहदा,
ठीक है ना बेटा, सोडियम आयन अलग और ClO -1, ClO के ऊपर -1 क्यों आ रहा है ये देखिए ना, ऑक्सीजन 2 माइनस है ना और Cl1 प्लस है, तो नेट चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा। और वाटर तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे H2O लिक्विड। अब जो चीजें बेटा सेम है उनको कट कर दें, 2 सोडियम इन 2 सोडियम से कट हो रहे हैं, तो जो आपकी नेट इक्वेशन बनेगी आयोनिक वो ये है बेटा, वो आपने याद कर लेनी है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, क्लोरीन एक्वस 2 moles of OH aqueous, it gives Cl-1 aqueous, ClO-1 aqueous and water liquid। ये जी आपकी आयनिक इक्वेशन। आप बेशक इसको बेटा पिक्चर ले लें जिन बच्चों ने नहीं लिखा। अब एक और रिएक्शन रह गया बस बेटा, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और सुन लीजिए, ये जो NaCl और NaClO आपको नजर आ रहा है ना, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लीच। बेटा ये जो घरों में ब्लीच यूज करते हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मार्क कर रहा हूं मैं इसको। बेटा देखिए आपको इस रिएक्शन में NaCl और NaClO नजर आ रहा है, यस। इनके मोलर रेशो क्या है, इक्वल है ना, 1:1। तो यहां मैं एक हेडिंग दे रहा हूं या मैं एक नोट लिख रहा हूं, या बेटा लिखेंगे इक्वल मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड NaClO। अच्छा, NaClO का नाम क्या है, देखें, सोडियम क्लोरेट 1। ये जो बेटा 1 है ना, ये सोडियम, ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज को बता रहा है, सोडियम क्लोरेट 1। NaClO को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोरेट 1। ये जो रोमन में आगे लिखा जाता है ना बेटा, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा होता है, हमेशा माइनस को नहीं बताता। ये जो रोमन में मैंने लिखा है ना 1, इसका मतलब है कि क्लोरीन पर +1 चार्ज है। तो इक्वल मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaClO इज कॉल्ड ब्लीच, इज कॉल्ड ब्लीच। ये बेटा वही ब्लीच है जो आप लोग घरों में यूज करते हैं। इसको क्यों यूज किया जाता है बेटा, it bleaches the color, it bleaches the colors and stains। ठीक है बेटा, इनको और इसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है, इट आल्सो किल द बैक्टीरिया। लेकिन ज्यादातर ये सफाई के लिए यूज किया जाता है ब्लीच जो है। और ब्लीच किन चीजों का मिक्सचर है, दिस इज द इक्वल मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaClO। ठीक है, और जो डाइज वगैरह होते हैं, जो कलर होते हैं, स्टेन होते हैं, उनको अगर आपने रिमूव करना हो तो आप उसमें ब्लीच डाल देते हैं। बेटा अब इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है, लेकिन कंडीशन चेंज है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। कंडीशन चेंज का क्या मतलब है, अभी मैं जो सेकंड रिएक्शन करवाने जा रहा हूं आपको, वो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH ही है, लेकिन इस दफा कोल्ड डाइल्यूट नहीं होगा, टेम्परेचर भी 15 नहीं होगा। ये जरा मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। आपने जो इस दफा रिएजेंट लिया था ना बेटा, अल्कली, आपने जो अल्कली लिया था, अल्कली कौन सा लिया आपने, कोल्ड एंड डाइल्यूट। टेम्परेचर कितना यूज किया है, 15 डिग्री। इसको जरा बोल्ड करके लिखें, क्योंकि अभी मैं जो सेकंड रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, दैट इज द लास्ट रिएक्शन, वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट कंसेंट्रेटेड अल्कली। इस दफा जो रिएजेंट यूज हो रहा है बेटा, एक तो क्लोरीन है ही, और इसके साथ हॉट कंसेंट्रेटेड NaOH यूज हो रहा है। और जो कंडीशन है टेम्परेचर, वो भी जरा नोट कीजिएगा, ये टेम्परेचर बेटा एग्जामिनर आपसे पूछेगा, 70 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा आपने अब ध्यान में रखना है। ये दो रिएक्शन है, ये आप समझ लें कि ये एग्जाम का मटेरियल है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है बेटा कि जब कोल्ड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हुआ था ना, कोल्ड डाइल्यूट के साथ NaCl बना था, NaClO बना था, वाटर बना था। इसको याद कर लें कि क्लोरीन और NaOH, NaCl NaClO वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट 1 किसको कह रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। लेकिन अभी मैं जो हॉट कंसेंट्रेटेड के साथ कराने जा रहा हूं, तो सुने, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्लोरीन एक्वस प्लस NaOH
कंसंट्रेटेड होगा, लेकिन जहरी बात है डिसॉल्व तो वाटर में ही होगा ना। बास बच्चे ये समझ रहे होते हैं सर ये तो कंसंट्रेटेड है। भाई कंसंट्रेटेड है तो फिर भी डिसॉल्व तो वाटर में ही करना है ना। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि आपने NaOH ज्यादा डाल दिया बस। फिर इसके प्रोडक्ट याद करेंगे आप। NaCl पहले क्या बना था, कोल्ड में क्या बना था, जरा गैस बताएं। NaClO कोल्ड में क्या बना था, NaClO, और अब क्या बनेगा, NaClO3। ये है फर्क जो आपको याद रखना है, साथ में वाटर। बस बैलेंसिंग अभी मैं इसकी आपको करा दूंगा। बैलेंसिंग बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर लेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा देखिए, आपने स्ट्रेट सिंबल्स डालने हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्रुप 1 के मेटल्स हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, और ये वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। जरा देखते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है या नहीं है। क्लोरीन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सी बेटा सोडियम यहाँ 1+ है, Cl-1 है, राइट। NaClO3 में देखें, सोडियम इज 1+, ऑक्सीजन बेटा 2- है, तो 3 ऑक्सीजन पर क्या होगा, 6-। तो अब जरा देखिए क्लोरीन पर क्या आएगा भाई। ऑक्सीजन पर 6- है, सोडियम पर 1+ है, इसको सॉल्व करें ना, -6 + 1 -5, तो -5 को कैंसिल करने के लिए क्लोरीन होगा +5। तो इसलिए बेटा यही रीजन है कि इसको आप नाम देते हैं सोडियम क्लोरेट 5। इसको क्या कह देते हैं, सोडियम, मैं नीचे भी लिखूंगा अभी, आप लोग साइड पे लिख लें, सोडियम क्लोरेट 5। NaClO3 में जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अच्छा बेटा, अब इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यस बिल्कुल है। क्लोरीन देखें 0 से -1 में जा रहा है, राइट। 0 से -1 कम हो रहा है ना, दिस इज रिडक्शन। और यही क्लोरीन का दूसरा एटम +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। बैलेंसिंग करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं, सुने बेटा। रिडक्शन में बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 0 से -1, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में जरा बताएं कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 0 से +5, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 5। तो यहां लिखेंगे हम लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपको रूल पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो गेन कितने होने चाहिए, 5 ना। यहां बेटा आप 5, ये देखिए आपको कॉफिशिएंट पता चल गया। मुझे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। क्यों, देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 2 गेन होने चाहिए। लॉस कितना हो रहा है, 5 का, तो गेन भी कितने होने चाहिए, 5। तो ये जो 5 है ना बेटा, ये आपको कॉफिशिएंट मिल गया है। आप 5 पता कहां लगाएंगे, इधर यहां 5 लगाएंगे आप, ऐसे करके दोनों साइड पर लगाएंगे। लेकिन मैं अभी लेफ्ट साइड पर नहीं लगा रहा, वेट कर रहा हूं, उसकी रीजन है ये देखें, ये 5 जब मैंने यहां लगाया तो ये क्लोरीन कितनी दफा, अच्छा 5 इधर आ गया। अभी चलें, ये 5 मैं रब कर रहा हूं। मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 को किससे करूंगा, 1 से करूंगा, ठीक है। ये देखें, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पर लगाता हूं कॉफिशिएंट, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये बेटा 5 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं क्लोरीन कितने हो गए, लेफ्ट साइड पर कितने क्लोरीन हो गए, 5 NaCl में 5 क्लोरीन और NaClO में 1, तो टोटल 6 हो गए। तो यहां बस 3 लगा दें, ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। टोटल सोडियम्स कितने हो गए जी, टोटल सोडियम है आपके पास 6, 5 NaCl और 1 Na, तो यहाँ 6 लगा दें। ये इक्वेशन बैलेंस है आपकी, आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर रटनी लगाना चाहते हैं बैलेंसिंग को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। तो इक्वेशन ये बनी आपकी, मैं नीचे जरा साफ साफ करके लिख दूं, ये इक्वेशन बनी है 3Cl2 एक्वस 6 NaOH एक्वस 5 NaCl एक्वस 1 NaClO3 एक्वस और वाटर लिक्विड। और मैं इसकी आयनिक इक्वेशन अब उस डिटेल में तो नहीं जा रहा, यहां शॉर्टकट करके ही NaClO3 सॉरी। बड़ा जरा आयनिक इक्वेशन देखिएगा कैसे लिखनी है आपने। आपको पता है सोडियम कट होते हैं, बस ये 6 सोडियम है, ये 5 सोडियम और ये 1 सोडियम, इससे कट हो जाएगा। जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो आपकी आयनिक इक्वेशन होगी, 3Cl2 एक्वस 6OH-1 एक्वस। आप वही मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाया है।
5 क्लोराइड एक्वस, ClO3 -1, क्योंकि एक सोडियम कट किया है ना, तो -1 एक्वस, और वाटर भी मैंने अभी बैलेंस करना था इसमें, मेरा ख्याल है वाटर बैलेंस नहीं हुआ जी बेटा, सॉरी, वाटर बैलेंस करना रह गया है, 3H2O। ठीक है बेटा, वाटर बैलेंस नहीं हुआ ना इसमें, अब चेक करें, बैलेंस हो गया वाटर, 3H2O बेटा, वाटर बैलेंस हो चुका है। लेकिन जितने हाइड्रोजन होते हैं ना, उसका हाफ, उमूमन उसका हाफ वाटर बन रहा होता है। आप ये देख सकते हैं H 6 दफा है ना, तो 3H2O। तो अब बेटा ये आपकी आयनिक इक्वेशन भी बन गई है, और दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बेटा सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, देखें, ये अभी आपको जब मैं पास पेपर दूंगा ना, आप देखिएगा, इसकी बेटा पिक्चर ले लें। वो आपसे पूछेगा जी कि क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ करना है आपने कोल्ड डाइल्यूट के साथ, बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा, या क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये पूछता है। मतलब कहेगा जी क्लोरीन का रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हो रहा है, तो बताएं दो सॉल्ट बनेंगे क्लोरीन के, बिल्कुल दो सॉल्ट बन रहे हैं, एक NaCl बन रहा है, एक NaClO3 बन रहा है। कहेगा जो एक सॉल्ट बन रहा है उसमें तो क्लोरीन पर -1 चार्ज है, जो दूसरा सॉल्ट बन रहा है क्लोरीन पर, उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो आप बताएंगे +5 चार्ज है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और रह गई थी, वो भी बस साथ में ऐड कर रहा हूं। आपने देखा होगा उमूमन स्विमिंग पूल्स के अंदर ना, बस ये खत्म हो गया, स्विमिंग पूल्स के अंदर आप क्लोरीन को ऐड करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, तो उसका रिएक्शन आप याद कर लें बस, कि क्लोरीन को आप जब बेटा वाटर में ऐड करते हैं ना, तो वो असल में होता क्या है, ये क्लोरीन है, आपने इसको वाटर में ऐड किया, तो बेसिकली एक रिएक्शन होता है यहां पर भी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। पता है क्या बनता है, HCl बनता है, NHClO बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन कर दूं ऐसे, ये Cl2 है ना, और ये बेटा वाटर है, तो एक HCl बनता है और एक HClO बनता है बेटा, HClO। ये क्लोरीन 0 है, हाइड्रोजन 1+ और ये -1 क्लोरीन, और HClO के अंदर ऑक्सीजन 2-, हाइड्रोजन 1+, क्लोरीन 1+। HClO को, इसका बेटा एक स्पेशल नाम है, इसको क्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्लोरिक 1 एसिड। क्लोरिक 1 एसिड इसलिए क्योंकि क्लोरीन पर 1+ चार्ज है। बेटा ये जो HCl और HClO बना है ना, ये जो HCl और HClO बेटा बन रहा है यहां पर, इसके अंदर एक थ्योरी ये हमें कहती है कि ये जो HClO है, क्लोरिक 1 एसिड, ये फर्दर डिकम्पोज होकर HCl बनता है और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन किल्स द बैक्टीरिया। वाटर के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको ये किल करते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द एंड ऑफ द ग्रुप 17। बेटा अब आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसको आप बेशक नोट कर लें, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आप इसकी, मैं इसकी पिक्चर भी आप ले सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है, फिर अल्लाह हाफिज।